स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड जिसमें हमारा सब्जेक्ट है EFM। इसमें जो हमारा पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। मैं महेश चंद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका परिचय, फिर उसकी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जैसे कि आपको मालूम है, फाइनेंस के बिना कोई भी व्यवसाय हो वह उसका मूलाधार होता है। कोई भी व्यवसाय बिना फाइनेंस के न तो प्रारंभ किया जा सकता है और न ही उसका विकास संभव है। और व्यवसाय की सफलता भी फाइनेंस की पर्याप्तता और फाइनेंस का इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। अगर हम बात करें व्यक्तिगत व्यवसाय संगठनों की, उनकी जो फाइनेंशियल व्यवस्था है वो करना बहुत ही सरल होती है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत होता है और इसकी आवश्यकताएं सीमित होती है। अगर हम बात करें जनरल शब्दों में फाइनेंस के बारे में तो उसको हम 4 क्राइटेरिया में बता सकते हैं। पहला है पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और इंटरनेशनल फाइनेंस। इन चारों फाइनेंस को हम इस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं कि जनरल फाइनेंस में अगर हम बात करें यानी पब्लिक फाइनेंस में, तो पब्लिक फाइनेंस का अध्याय विभिन्न सार्वजनिक सत्ताएं किस प्रकार अपनी वित्तीय व्यवस्थाएं करती है उसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक कार्यात्मक क्षेत्र है तथा संपूर्ण प्रबंध का एक भाग होता है। वित्तीय प्रबंध उपक्रम के वित्त और वित्तीय क्रियाओं के सफल संचालन, कुशल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम कहें इसकी कैपिटल, इसके जो रोकड़ प्रवाह है, क्रेडिट है, इसकी जो प्राइस है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की पॉलिसीज़ है, यानी प्लानिंग की बात करें या इवल्यूशन की बात करें या बजटरी कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो वो इसमें शामिल की जाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हार्वर्ड और उपटन के शब्दों में अगर बात करें तो वित्तीय प्रबंध नियोजन और नियंत्रण को वित्तीय कार्य पर लागू करना है। अर्थात फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन। अगर हम बात करें वेस्टर्न एंड ब्राइविस के अनुसार तो वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने की वह क्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के उद्देश्यों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है। अब हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं, यानी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें हमारा जो पहला बिंदु है वो है एन इनडिसिप्लेबल ऑर्गन्स बिजनेस मैनेजमेंट, यानी व्यावसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की परंपरागत विचारधारा के प्रचलन के समय वित्तीय प्रबंधक को व्यवसाय के प्रबंध में महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम बात करें वित्तीय प्रबंध की धारणा की तो इसमें वित्तीय प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और ये प्रक्रिया कुछ विशिष्ट घटनाओं के घटित होने पर जागृत होती है। उनसे उत्पन्न वित्तीय प्राप्ति की समस्याओं का जो समाधान है वो मन हो जाता है। तीसरा है लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल। अगर हम बात करें परंपरागत वित्तीय प्रबंध वर्णनात्मक अधिक और विश्लेषणात्मक कम था, जबकि अगर हम मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो वो डिस्क्रिप्टिव तो कम है और एनालिटिकल ज़्यादा है। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर इसका एनालिसिस करते हो हम स्टैटिकल और मैथमेटिकल मेथड्स को काम में लेते हैं। फिर अगला है डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन, यानी लेखांकन कार्य से भिन्न है। बहुत से लोग फाइनेंस के कार्य को लेखांकन कार्य से अलग मानते हैं क्योंकि दोनों में जो टर्म एंड रिकॉर्ड्स है वो एक समान होते हैं, किंतु वित्तीय कार्य लेखांकन कार्य से भिन्न होता है और लेखांकन कार्य में फाइनेंशियल और उससे संबंधित जो डाटाज है उनका संग्रहण किया जाता है, जबकि वित्तीय कार्य में इसका निर्णय लेने के लिए एनालिसिस का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। फिर है पांचवा है वाइड स्कोप, यानी व्यापक क्षेत्र। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक का जो क्षेत्र है वो व्यापक है
वाइड स्कोप है। हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध का कार्य उपक्रम की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए साधनों को प्रयोग करना है, उनका अलोकेशन करना है और उनका यूटिलाइजेशन सही तरह से करना है। अगर हम फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करें, ऑडिटिंग की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें या बजटिंग की, रोकड़ की या क्रेडिट्स की अगर हम बात करें, तो इसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उत्तरदायी होता है। छठी इसकी जो कार्य विशेषता है, 6, वो है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कार्य निष्पत्ति का मापक। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो जितने भी बिजनेस के उपक्रम हैं उनमें जो परफॉर्मेंस है उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स को मापा जाता है। कहने का मतलब जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी इंडस्ट्रीज की, वो फाइनेंस के रिजल्ट्स के आधार पर, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के आधार पर मेजरमेंट किया जाता है। और एक उपक्रम पहले से जो उसके निर्धारित उद्देश्य होते हैं और जो लागत होती है उसको स्थिर बनाए रखता है। कहने का तात्पर्य अपने लाभ के उद्देश्य और संपदा के मूल्य को अधिक करने के उद्देश्य में वो तभी सफल होगा जब वित्तीय प्रबंध को लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन को पूरा करें। फिर अगला है फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड फॉलोअप। अगर हम बात करें वित्तीय नियोजन, नियंत्रण और अनुमोदन की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साधनों की जो रिसिप्ट्स है और उनके जो उपयोग है उसकी एक प्लानिंग की जाती है और उसी के अनुसार पर उसके जो फैक्टर्स है उनको प्राप्त किया जाता है और उनको उपयोगी किया जाता है। अर्थात बजट के अनुसार नियंत्रण करना, इसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं या फीडबैक है उसके अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करना इसमें शामिल किया जाता है। फिर है कोऑर्डिनेशन विथ डिपार्टमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। कहने का मतलब है उपक्रम के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। तो इसमें एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उपक्रम के जो अदर डिपार्टमेंट्स होता है इसमें कोऑर्डिनेशन और समन्वय को प्रभावी ढंग से करने का कार्य करता है और हर डिपार्टमेंट्स के जो फंक्शन है उनको फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर इफेक्ट पड़ता है। अतः हम ये कह सकते हैं किसी भी एक अन्य विभाग के अगर कोऑपरेट नहीं किया यानी असहयोग किया तो ऐसी स्थिति में उसके रिजल्ट्स भी प्रभावित होंगे। फिर है एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सभी प्रकार के संगठनों पर लागू। फाइनेंशियल प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितने भी प्रकार के जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब पे लागू होता है, चाहे वे संगठन मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस सेक्टर में हो या एकाकी व्यवसाय वाले हो या निगमित हो यानी कॉरपोरेट हो या गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है उन पे भी ये लागू होता है। इस तरह से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी इसके उद्देश्य की हम बात करते हैं। तो इसका जो पहला उद्देश्य है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी लाभ को अधिकतम करना। और लाभ को अधिकतम करने के लिए एक व्यक्ति कोई आर्थिक क्रिया को ढंग से करता है तो उसका उद्देश्य उसकी यूटिलिटी को अधिकतम करना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लाभ को अधिकतम करना उचित ठहराया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य माना गया। दूसरा उद्देश्य है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसी, यानी आर्थिक कुशलता का सूचक। अगर हम बात करें कोई भी उपक्रम है उसमें लाभ उसकी आर्थिक कुशलता का सूचक माना जाता है और जबकि उसकी जो लॉसेज है वो इकोनॉमिकल अकुशलता का मापक माना जाता है। तीसरा उद्देश्य है इफिशिएंट अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी साधनों का कुशल आवंटन एवं उपयोग। कहने का मतलब यह है उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम आवंटन और उनका प्रयोग लाभ के आधार पर किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी साधन हैं को कम लाभदायक उपयोग से निकालकर अधिक लाभदायक उपयोग में लगाना और कुशलता को यानी इफिशिएंसी को बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। चौथा उद्देश्य है मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस डिसीजंस, यानी व्यवसायिक निर्णय की सफलता का मापक।
हम जानते हैं कि सभी व्यवसायिक निर्णय होते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। अतः प्रॉफिटेबल डिसीजंस की सफलता का प्रमुख मापक है वो किस प्रकार से, कोई भी जो उपक्रम है उसके जो उत्पादन है, उसकी सेल्स है या उसके निष्पादन कुशलता है अर्जित करने के लिए वह प्रॉफिट अर्न करता है। और प्रबंध का कोई भी कार्य अथवा निर्णय सफल हुआ या नहीं हुआ इसका मापन वो प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर करता है। पांचवा उद्देश्य है सोर्सेज ऑफ इंसेंटिव यानी प्रेरणा का स्रोत। हम जानते हैं कि लाभ व्यवसाय के प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत होता है और अधिक प्रॉफिट अर्ज करने के लिए कोई भी फर्म है या फर्मों से अधिक कुशलता बनाने का प्रयत्न करती है। हम कह सकते हैं कि लाभ व्यवसायिक कुशलता का आधार होता है। अगर व्यवसायिक उपक्रमों में लाभ की प्रेरणा समाप्त कर दी जाए तो प्रतियोगिता यानी कंपटीशन का ही अंत हो जाएगा और इससे उसकी जो प्रोग्रेस है वो भी धीमी पड़ जाएगी। छठा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स यानी सामाजिक लाभ को अधिकतम बनाना। एक फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के उद्देश्य से सामाजिक आर्थिक कल्याण को यानी सोशल वेलफेयर को अधिकतम करती है, क्योंकि जो फर्म है वो प्रॉफिटेबिलिटी अर्जित करके विभिन्न सोशल वर्क फंक्शंस में जैसे एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, लेबर वेलफेयर, एंटरटेनमेंट और आवास आदि पर व्यय करके लोगों के कल्याण को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इन 6 बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में हम इतना ही चर्चा करेंगे। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन का क्या महत्व है, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी उपक्रम है उसकी सफलता का आधार उसका डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से किया जाता है, शेयर होल्डर्स के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए किस प्रकार उपयोगी है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।